Hello dear students and welcome to our YouTube channel Rejoice Educational. So we are studying 8th standard science CBSE chapter 1 crop production and management. In this we are on page number 10 of the textbook. Now we have to see harvesting. Harvesting of a crop is an important task. The cutting of crop after it is mature is called harvesting. जब crop जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर राइपन हो जाते हैं, पक जाते हैं, पूरी तरह से उनको ग्रेन्स जो है वो आ जाते हैं, तो इस टाइम पे जब हम लोग क्रॉप को कट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हार्वेस्टिंग. जो फार्मर होता है जब से वो सीड्स प्लांट करता है स्टूडेंट्स, उस पल से वो हार्वेस्टिंग का इंतज़ार करता रहता है. बिकॉज हार्वेस्ट कर के बाद वो ग्रेन्स जो है वो मार्केट में सेल कर सकता है और उसको उसके साथ उसके पैसे मिलेंगे. सो इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट टू क्लोज टू द ग्राउंड. वो क्या किया जाता है, ज़मीन के पास उसको कट कर दिया जाता है या तो उनको अपरूट उखाड़ दिया जाता है. So crops are pulled out or cut close to the ground. It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature. Cereal crop जैसे राइस, व्हीट, ये जो होता है उनको मैच्योर यानी पूरी तरह से पकने के लिए, पूरी तरह से जो ग्रेन्स है उनको ग्रो होने के लिए अच्छी तरह से 3 से 4 महीने लगते हैं. सो जब से वो सो किया जाता है उसके 3-4 महीने तक फार्मर्स को उसका अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ता है. सो हार्वेस्टिंग इज़ इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैन्युअली बाय सिक्कल. ये जो सिक्कल आप लोग डायग्राम देख रहे हो इसको सिक्कल बोला जाता है. सो सिक्कल के हेल्प से हार्वेस्टिंग किया जाता है और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर. हार्वेस्टर नाम का एक मशीन होता है, उसके हेल्प से भी आप लोग क्या हार्वेस्ट कर सकते हैं. इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन्स सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड. सो जो क्रॉप जो हम हार्वेस्ट करते हैं उससे जो ग्रेन्स होते हैं वो हम लोगों को अलग करने होते हैं और उसके जो शेल्स होते हैं वो हम लोगों को अलग करने पड़ते हैं. सो लेट्स सी हाउ वी डू दैट. सो वी आर ऑन पेज नंबर 11 स्टूडेंट्स. द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग. जो ग्रेन सीड्स होते हैं उनके शेल्स के अंदर से ग्रेन सीड्स को बाहर निकालना होता है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग. दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन. कंबाइन नाम की एक जो मशीन होती है उसके हेल्प से हम लोग थ्रेशिंग प्रोसेस जो है वो करते हैं. विच इज़ इनफैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर. हार्वेस्टर यानी जो क्रॉप्स होते हैं उनको ज़मीन से काट कर अलग करना, उसको हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं. और थ्रेशिंग यानी जो क्रॉप्स प्लांट होते हैं उसके वो प्लांट से फूड ग्रेन्स को अलग करना, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशिंग. सो दिस मशीन विच इज़ कॉल्ड एज कंबाइन, ये जो मशीन है ये पूरा काम जो है वो एक साथ कर सकती है. मतलब हार्वेस्टिंग भी करती है और थ्रेशिंग भी करती है. क्रॉप्स को ज़मीन से काटती भी है और उसके जो ग्रेन्स होते हैं वो क्रॉप से अलग भी करती है. सो आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड. सो ये जो स्टब्स होते हैं आर लेफ्ट इन द फील्ड, तो वो फील्ड में ही रह जाते हैं. लेफ़्ट ओवर प्रोडक्ट्स होते हैं ये, वो जो फार्मर्स होते हैं उसको जला देते हैं. सो पहली यहाँ पर पूछ रही है, शी इज़ वरीड कि वो क्या उससे पोल्यूशन नहीं होता. इट में ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड. सो उसको इस बात की भी यहाँ पर चिंता है कि कहीं ये दूसरे क्रॉप्स को भी जलाकर उनका भी डैमेज ना कर दे. So farmer with small holding of land do separation of grain and chaff by winnowing. जो छोटे फार्मर्स होते हैं जिनके पास छोटी वाली ज़मीन होती है, ज़्यादा बड़ी ज़मीन नहीं होती है, वो क्या करते हैं, विनोइंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसके थ्रू वो शेल्स और ग्रेन्स को अलग कर सकते हैं. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द क्लास 6 में हम लोगों ने विनोइंग का प्रोसेस जो है वो पहले ही देख लिया है. पेज नंबर 11 पे हम लोगों को हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में भी देखना है स्टूडेंट्स. व्हाट इज़ मीन बाय हार्वेस्ट फेस्टिवल, लेट्स सी. आफ्टर 3 और 4 मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ हार्वेस्ट. मतलब 3-4 महीने तक फार्मर्स जो होते हैं वो कड़ी मेहनत करते हैं और फिर उसके कड़ी मेहनत के बाद उनको वो हार्वेस्ट जो होता है, मतलब फसल काटने का दिन, जिस फसल के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की है वो फसल काटने का दिन आता है. द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लेडन विथ ग्रेन्स fills the heart of the farmer with joy and sense of well-being. मतलब जो इतने अच्छा यहाँ पर उन्होंने मेहनत किया है उसका फल, उसका क्रॉप्स जो है वो उनको दिखते हैं, जो वो काट कर उससे पैसे कमाने वाले होते हैं. सो द
एफर्ट ऑफ द पास्ट सीजन हैव बॉर्न फ्रूट, जितना भी उन्होंने एफर्ट्स लिए, जितनी मेहनत की है, इन सब का अभी उन लोगों को फल मिलने वाला होता है। एंड इट इज़ अ टाइम टू रिलैक्स एंड एन्जॉय अ लिटिल, थोड़ा सा रिलैक्स करने का और एन्जॉय करने का ये टाइम होता है। इसीलिए इसको हम लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल बोलते हैं, बिकॉज फेस्टिवल्स आर ऑलवेज जॉय एंड एन्जॉयबल। सो द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस अ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के सारे पार्ट में हार्वेस्ट फेस्टिवल को एक बहुत अच्छी तरह से खुशी से मनाया जाता है। मेन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विथ ग्रेट एंथुजियाज़म, बहुत ज़्यादा जोश के साथ इसको मनाया जाता है। स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल। अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन्स में, हमारा कंट्री बहुत बड़ा है, सो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। कहीं पे इसको पोंगल नाम दिया जाता है, पंजाब में बैसाखी नाम दिया जाता है, हम लोग कहीं पे होली भी मनाते हैं बहुत सारे पार्ट्स में, दिवाली, नबन्य एंड बिहू, इस तरह के नाम जो है इस हार्वेस्ट फेस्टिवल को हमारे इंडिया में दिए जाते हैं। नाउ वी हैव टू सी अबाउट द स्टोरेज। सो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। जो स्टोरेज होता है किसी भी प्रोडक्ट का, क्योंकि क्रॉप्स तो काट लिए, ग्रेन्स तो उससे अलग कर लिए, लेकिन अभी इन ग्रेन्स को भी ठीक तरीके से हम लोगों को रखना होता है, बिकॉज ग्रेन्स आर पेरिशेबल। अगर उनको ठीक तरीके से नहीं रखा जाता है तो वो ख़राब हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इतनी मेहनत जो है वो सारी मेहनत वेस्ट हो सकती है। इसलिए ग्रेन्स का प्रॉपर तरीके से स्टोर करके रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। दैट इज़ वाई स्टोरेज, द प्रोसेस ऑफ स्टोरेज इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Storage of produce is an important task. If the harvested grains are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insects, rats and microorganism. Moisture से, नमी से उनको बचा के रखना पड़ता है, कीड़े मकोड़ों से बचा कर रखना पड़ता है, चूहों से, जो rodents होते हैं उनसे बचा के रखना पड़ता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज़म से भी बचा के रखना पड़ता है, बिकॉज ये सारे जो ऑर्गेनिज़म्स है वो क्या कर सकते हैं, क्रॉप्स को, हमारे ग्रेन्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। जो हार्वेस्ट से ताज़ा जो खेत से काट कर लाए हुए जो ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर, बहुत ज़्यादा नमी होती है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, अगर उनको बिना सुखाए अगर हम लोगों ने स्टोर कर दिया, दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो मतलब एक तो ख़राब हो जाएंगे अगर उनको ठीक से नहीं सुखाया गया, या तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर अटैक कर देंगे। मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़ फॉर जर्मिनेशन, और फिर क्या हो जाएगा, वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, वो ख़राब हो जाएंगे। हेंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। इसीलिए स्टोर करने से पहले उनको ठीक तरीके से सुखाया जाता है ताकि उनके अंदर जो मॉइस्चर है वो कम किया जा सके। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। सो अलग अलग जो कीड़े होते हैं उनसे, बैक्टीरिया से और फंगी, इनसे हम लोग इस तरह से सुखाकर जो ग्रेन्स होते हैं उनको बचाए रख सकते हैं। उसके बाद पहेली बोलती है, आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग व्हीट, आई वंडर वाई। सो पहेली ने अपनी मम्मी को कड़ू नीम के पत्तों को यहाँ पर आयरन ड्रम में डालते हुए देखा है, जब वो उस आयरन ड्रम में क्या कर रही थी, व्हीट को स्टोर कर रही थी। सो उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूँ, नीम के पत्ते जो होते हैं वो हम लोग ग्रेन्स में, बेसिकली गेहूँ, ज्वार, इनमें हम लोग डाल के रखते हैं ताकि उसका जो थोड़ा सा कड़वाहट है, उस वजह से जो कीड़े हैं, इंसेक्ट्स है, वो उस पर अटैक ना करे और वो ख़राब ना हो। उसको ज़्यादा देर तक स्टोर करके रखने के लिए हम लोग कड़ू नीम के लीव्स का इस्तेमाल करते हैं। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 12। तो पेज नंबर 12 पे हम लोगों को बोला गया है स्टूडेंट्स, फार्मर स्टोर ग्रेन इन द जूट बैग। जूट बैग के अंदर अपना ग्रेन और मेटालिक बिन्स, अलग अलग आयरन या किसी और मेटल से बने हुए जो बिन्स होते हैं उनके अंदर जो फार्मर है अपना ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज़ डन इन सीलोज एंड ग्रेनरीज। अलग अलग यहाँ पर सीलोज एंड ग्रेनरीज होते हैं जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स और उसके स्टोरेज के लिए, जो है ग्रेन के स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे उनको बचा के रखने के लिए हम लोग जो सीलोज एंड ग्रैनरीज जो होती है वो वहाँ पर ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं।
सो ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम। घर के अंदर हम लोग जो बड़े बड़े ग्रेनरीज है वो तो नहीं रख सकते, इसीलिए हम घर के अंदर ड्राई जो नीम के पत्ते होते हैं सूखे हुए उसको यूज़ करते हैं यहाँ पर ग्रेन्स को स्टोर करके रखने के लिए। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन्स स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ केमिकल्स जो होते हैं उनको लगा कर रखना पड़ता है ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो अलग अलग कीड़े मकोड़े हैं उनसे बचे रहे। ऑन पेज नंबर 12 वी ऑल्सो हैव टू सी फूड फ्रॉम एनिमल्स। सो वी ऑल्सो गेट फूड फ्रॉम एनिमल स्टूडेंट्स। सो एक्टिविटी 1.3 हम लोगों को दिया है, मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। सो आप लोगों को ये टेबल आपके नोटबुक में बनाना है। मैंने आपके यहाँ पे आपके लिए ये टेबल बना कर दिखाया है। तो देखिए फूड हम लोगों को जो मिलता है उसका सोर्स, सबसे पहले हम लोगों को कॉलम 1 में देखना है मिल्क। मिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम काऊ, बफेलो, शी गोट, शी कैमल एट्सेट्रा। उसके बाद एग्स, एग्स हम लोग मोस्टली हमको प्रोवाइड करते हैं हेन्स एंड डक्स। उसके बाद मीट, यानी जो भी फ्लैश ईटर्स होते हैं नॉन वेजिटेरियंस, उसको उन लोगों को मीट जो है वो गोट से, हेन्स से, पिग से, अलग अलग एनिमल्स से मीट जो है वो प्रोड्यूस होता है। उसके बाद पनीर, पनीर इज़ ऑल्सो फूड विच इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, इट्स अ डेयरी प्रोडक्ट एंड इट इज़ द सोर्सेस आर मिल्क ऑफ काऊ, बफेलो एट्सेटेरा। सो इस तरह से पनीर जो है वो आप लोगों को मिलता है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। सो आप लोगों को पता है प्लांट की तरह एनिमल्स भी हम लोगों को डिफरेंट काइंड ऑफ फूड जो है वो प्रोवाइड करते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। तो बहुत सारे लोग जो कोस्टल एरिया मतलब समुंदर के किनारे के आसपास रहते हैं वहाँ पर फ़िश जो होती है वो एम्पल ऑफ फ़िश प्रोडक्शन वहाँ पर होता है। फ़िश मच्छी पकड़ने का काम वहाँ पर करते हैं लोग, और वहाँ के लोग ज़्यादातर मछली जो है वो कंज्यूम करते हैं बिकॉज मछली जो होती है वो वहाँ पर साल के हर सीज़न में अवेलेबल होती है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। सो इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। हम लोगों ने जो प्लांट से हम लोगों को फूड मिलता है वो हम लोगों ने देखा है। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड। हम लोगों ने देखा है क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत सारी स्टेप्स होती है। सिलेक्शन ऑफ सीड्स होता है, उसके बाद सोइंग होता है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, हार्वेस्टिंग होता है, थ्रेशिंग होता है, उसके बाद वीडिंग होता है। सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन द फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद द प्रॉपर फूड। तो एनिमल जो हम लोग जहाँ से हम लोगों को फूड मिलता है उनको भी हम लोगों को जब उनको पालते हैं तो उसके लिए भी हम लोगों को मेहनत लेनी पड़ती है। हम लोग घर में या फार्म में उनको पाल सकते हैं। वी हैव टू प्रोवाइड विथ फूड, प्रॉपर फूड लेना होता है उनके लिए। हम लोग फूड प्रोवाइड करते हैं, उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, उनकी केयर लेते हैं। When this is done on a large scale, it is called as animal husbandry। और इस बिज़नेस को जब लार्ज स्केल पे किया जाता है उसको हम लोग एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। सो नाउ यहाँ पर पहेली बोलती है फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। सो विटामिन डी में से भरा हुआ होता है कॉड लिवर ऑयल जो हम लोगों को फिश से मिलता है। सो इस तरह से वी हैव कंप्लीटेड our first lesson of science standard 8 CBSE board. Thank you.